अ, अरस्तु को पढ़ते हुए आपको भरत मुनि के पास आना पड़ेगा। अगर आप भारत में रहते हैं और भारतीय साहित्य से वाकिफ हैं तो उसी तरह से भरत मुनि को पढ़ते हुए लोंजाइनस के पास जाना पड़ेगा। ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत मजेदार है। जब हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे रिचर्ड्स को पढ़ते हुए कुंतक की याद आएगी ही आएगी। इलियट और रिचर्ड्स को पढ़ते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने समय में याद आएंगे ही आएंगे। ये इतना तुलनात्मक है, न सिर्फ पोएटिक्स तुलनात्मक है बल्कि जो पोएट्री है वो भी बहुत कंपैरेटिव है और कंपेयर की जा सकती है। उसमें चीजें प्रोज में भी देखी जा सकती है। क्या आप ये बता सकते हैं कि मिल्टन को छोड़ करके या मिल्टन को पढ़े बगैर कामायनी को पढ़ा जा सकता है? आप में से अगर किसी ने कामायनी पढ़ी है तो मुझे ये बताए कि क्या पैराडाइज लॉस्ट की चर्चा किए बगैर कामायनी का मुकम्मल अध्ययन हो सकता है, या टीएस इलियट को पढ़े बगैर जयशंकर प्रसाद को ठीक से समझा जा सकता है? आप बताइए। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, जयशंकर प्रसाद को, जिगर मुरादाबादी को और टीएस इलियट को, इन चारों को एक रेखा में रख करके अगर समझा जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? साहित्य की क्या समझ विकसित होगी? उर्दू लिटरेचर मौजूद है, इंग्लिश लिटरेचर मौजूद है, हिंदी लिटरेचर मौजूद है और उसकी क्रिटिक भी मौजूद है, अंग्रेजी की, हिंदी की, तमाम चीजों की। क्या कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो बोलिए, चुप क्यों हैं आप लोग? हाँ सर, बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर। इस तरह के तुलनात्मक अध्ययन कभी बिल्कुल सर पड़ेगा फर्क। नहीं किया है वो अलग बात है। सर जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, आज मैंने हम सभी ने लगभग पहली बार सुना है सर कि कामायनी पढ़ने पहले हमें मिल्टन पढ़ना पड़ेगा। ये आपने पहली बार सुना है क्योंकि आप बीए में हमसे नहीं पढ़े हैं। लेकिन हमारे बीए के पार्ट 1 का जो हमारा विद्यार्थी होगा, जिसने बीए पार्ट 1 की हमारी कक्षा की होगी पिछले या पिछले पिछले सेशन की, उससे भी आप बात करेंगे तो वो आपको बताएगा कि प्रसाद को पढ़ते हुए मिल्टन को क्यों पढ़ना चाहिए, टीएस इलियट को क्यों पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, जो नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत अफसोस नहीं है। आपको ऐसे संसाधन नहीं मिले, आपने इतना प्रयास नहीं किया, या टीचर शायद उस तरह से आपको नहीं मोटिवेट कर पाए। पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, करेंगे कोशिश ये होनी चाहिए कि देखिए, जो वैश्विक सत्य है वो कहीं नहीं बदलता। वो चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे आप अरबियन कंट्री में चले जाइए, चाहे यूरोपियन कंट्री में चले जाइए, कहीं चले जाइए, वैश्विक सत्य नहीं बदलता। प्रेम का कोई मूल्य नहीं बदलता, दया का कोई मूल्य नहीं बदलता, बंधुत्व और सहिष्णुता आदि का भी कोई मूल्य नहीं बदलता है। जिस तरह से परेशानी में आप दुखी होते हैं, जिस तरह से विपत्तियां पड़ती हैं आप टूटते हैं, उसी तरह से यूरोप का भी आदमी टूटता होगा। उसी तरह से जो है दुनिया के और किसी हिस्से में रहने वाला आदमी टूटता होगा। ऐसा नहीं कि नहीं टूटता होगा। अपने बच्चे को खोने का दुख हर माँ को एक जैसा होता होगा, अपने स्वजनों को खोने का दुख भी एक ही जैसा होता होगा। उसके अभिव्यक्ति के अंदाज, भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उसके बीच का जो रुदन होगा, वहां की जो त्रासदियां होगी, वो जो सुख होगा, वो जो सौंदर्य होगा, एस्थेटिक्स के जितने भी प्रतिमान होंगे वे अलग होंगे क्या? नहीं सर, वे अलग नहीं होंगे। तो आप क्या है कि अगर आप भारत के बाहर के भी लिटरेचर को उठा करके देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये सारे के सारे लिटरेचर जो है कहीं ना कहीं एक ही तरह की बातचीत कर रहे हैं और एक ही तरह की जिज्ञासा भी रख रहे हैं। मैं इसका एक बहुत ही छोटा सा आपको दृष्टांत दे देता हूं। भारतीय काव्यशास्त्र में आपको पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बल हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में या कविता की आलोचना करते हुए वो क्या कहते हैं? ज्ञान दशा, रस दशा और भाव दशा, ये 3 तत्व को महत्व देते हैं या नहीं देते हैं? जी सर, जी सर। और जहां ये तीनों का समुच्चय उनको नहीं मिलता है, क्या वो उसको कविता मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। कर्म योग, भाव योग, ज्ञान योग, इसी को आप थोड़ा सा बदल करके कहिए। ये नहीं मिलता है तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप याद करिए कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास में वो भक्ति काल के उदय को दर्शा रहे होते हैं या भक्ति को जब डिफाइन कर रहे होते हैं, तो कबीर को जब वो कवि के रूप में नहीं रखते हैं, समाज सुधारक के रूप में रखते हैं, तो क्या तर्क देते हैं?
जब तुलसी को रखते हैं तो क्या तर्क देते हैं, जब केशव को रखते हैं तो क्या तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि जो है कर्म, भाव और ज्ञान, अगर ये तीनों है तब तो क्या है, कविता है, तब तो उसमें कोई दर्शन है, तब तो उसमें कोई बात है। लेकिन ज्ञान और भाव है और कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, भाव और कर्म है ज्ञान नहीं है तो क्या हो जाएगा, और भाव और कर्म ज्ञान भी है लेकिन कर्म नहीं है, या कर्म और ज्ञान है भाव नहीं है तो क्या हो जाएगा। तो कहते कि नहीं, ये एक साथ नहीं रह पाएंगे, यानी कि इससे बेहतर जो है साहित्य की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। कामायनी में प्रसाद कहते हैं, आपको मालूम ही होगा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यह विडंबना जीवन की, ऐसी पंक्ति आती है। ये ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है और इच्छा क्यों पूरी हो मन की क्या है। ज्ञान जो अभी कहा ना मैंने कि ज्ञान दशा, और क्या है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है कर्म दशा इसको कहिए, और इच्छा जो है ये भाव। तो ज्ञान कर्म भाव का योग आपको वहां भी दिखाई देगा, वो वहां भी नजर आएगा आपको। प्रसाद भी इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप 20वीं शताब्दी के दुनिया के बहुत बड़े आलोचक और कवि को पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना चाहिए आपको खोल करके टी.एस. इलियट को और उनकी कविता द वेस्टलैंड। तो द वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट जो उसका निचोड़ रखते हैं, जो सार रखते हैं, वो क्या रखते हैं, दत्ता दध्यम दम्यतः ऐसे करके एक श्लोक आता है विरधोरण्यक उपनिषद का, उसी से वो अपनी उस महान कविता का अंत करते हैं, जिसमें उस बात पर ही वो बल देते हैं कि दो दया दान, वहां भी कर्म भाव और ज्ञान प्रमुखता के साथ आता है। तो आप देखिए कि तीनों लगभग एक ही समय के हैं, प्रसाद की कामायनी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मनोविकारी संबंधी और कविता संबंधी, और टी.एस. इलियट जो 22 में द वेस्टलैंड लिख रहे हैं, थोड़ा सा 2, 4, 5, 10 साल आगे पीछे का काल है या समय है। पर क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि आलोचना का एक अलग आदमी, यूरोप का एक अलग आलोचक कवि और हिंदी का एक अलग ही जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति और इतिहास पर नजर गड़ाए रखने वाला कवि, सब यही कह रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में कि देखो जिंदगी तुम्हारी नर्क हो जाएगी। देखो साहित्य, उस साहित्य का कोई अर्थ नहीं होगा जिसमें भावनाएं ना हो, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें ज्ञान ना हो। ये तीनों होना चाहिए। जब तक इन तीनों का समुच्चय नहीं होगा, तो प्रसाद ने वही कहा ना कि शक्ति के विद्युत कण व्यस्त विकल बिखरे हैं निरुपाय, कि शक्ति के जो कण है, जिसे आप इन साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी कह सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है विश्व प्रपंच जो उन्होंने लिखा है उसकी भूमिका पढ़नी चाहिए, जो इसकी रिडल ऑफ यूनिवर्स जो किताब है उसका अनुवाद उन्होंने किया है। आप उसकी भूमिका पढ़िए लंबी चौड़ी, आपको लगेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पूरी जो है आलोचना क्षमता किस तरह से डेवलप हो रही है। बहरहाल ये मैंने एक दृष्टांत दिया, आपने जब कहा, और जब काव्यशास्त्र हम पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत सारे दृष्टांत मिल जाएंगे कि हम भरत मुनि को कैसे, लोंजाइनस को पढ़ते हुए भरत मुनि के पास जाएंगे, कैसे अरस्तु को पढ़ते हुए हम भरत मुनि के पास जाएंगे, कैसे इलियट को पढ़ते हुए राजशेखर के पास जाएंगे, कैसे इलियट को पढ़ते हुए किसी और के पास जाएंगे, कैसे क्रोचे को पढ़ते हुए कुंतक के पास जाएंगे, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पास बार बार आएंगे रिचर्ड्स को पढ़ते हुए। अगर हम नहीं आएंगे, ये इसलिए भी है कि ये एक पुल है। हमें काव्यशास्त्र या पाश्चात्य काव्यशास्त्र इसलिए कठिन लगता है या बोझिल लगता है कि हम वो पुल निर्मित नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि नहीं, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमारे लिए रिलीवेंट नहीं है, हम क्या करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिक्स का। हम तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, हिंदी जानने वाले लोग हैं, हमारे लिए वेस्टर्न पॉलिटिक्स क्या है। नहीं, यही तो हम भूल करते हैं। ये एक स्पेस है, एक मौका है, एक अवसर है कि अपने साहित्य के समानांतर दुनिया के साहित्य को देखने का, वहां की आलोचना दृष्टि को देखने का, उसके विजन को देखने का। अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए। उर्दू में जाइए, आप अरबी में जाइए, आप पर्सियन में जाइए, आप जिस भी भाषा में आपकी गति है आप जा सकते हैं। शब्द और अर्थ कहाँ नहीं है। गालिब ने अपने एक शेर में कहा था ना कि कैसे कि दहरे वफा वजह तसल्ली न हुआ है, ये वो लफ्ज जो शर्मिंदाए मानी न हुआ। तो ये संकट गालिब को नहीं था। गालिब जो भी लिखते थे, लफ्ज और जो अर्थ का, मानी का जो संकट था वो गालिब के पास नहीं था।
तो हम तो कल ही चर्चा कर रहे थे कि कालिदास के पास चले जाइए, भामा के पास चले जाइए, आप मम्मट के पास चले आइए, आप उसके बाद बढ़ करके चले आइए किसके पास, हम लोग आए थे मम्मट के बाद तुलसीदास के पास चले आइए, आप उसके बाद आधुनिक कविता में भी चले आइए, तो आपको लगेगा कि शब्द और अर्थ को लेकर के हर एक आलोचक, हर एक कवि, हर एक रचनाकार संघर्ष कर रहा है। और ये संघर्ष ही है जो कविता को या काव्यशास्त्र को या हमें बचाए हुए है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको तलाशना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, ये रिश्ता डेवलप करना पड़ेगा, तब आप कह सकते हैं कि हाँ आप, क्योंकि कविता किसी सरहद में नहीं बनती। प्रसाद को आप सरहद में नहीं बांध सकते। आप कह सकते हैं कि ये हिंदी के महाकवि हैं, लेकिन आप उस कविता का ट्रांसलेशन कर दीजिए, आप दुनिया के और कोनों में पहुंचा दीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ प्रसाद की कविता नहीं रहती है, वो सिर्फ मनु की कविता नहीं रहती है, वो श्रद्धा की कविता नहीं रहती है। पैराडाइज लॉस्ट में केवल और केवल जो है क्या है, एडम और ईव की ही कथा नहीं रहती है, या फिर आदम और हव्वा की ही बातचीत नहीं रहती है। वो बातचीत सृष्टि के विकास की बातचीत है, उसके विकास क्रम की बातचीत है, वो मनुष्य के होने की बातचीत है। तो इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे स्पेस मिलेंगे जहां पर आप एक दूसरे का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आप चाहे जिस भाषा में हो, जहां से भी हो, करने की कोशिश करिएगा। आपको लगेगा कि वो आपसे अभी अभी संवाद कर रहा है। मैं अभी कुबेर नाथ राय के कुछ कोटेशंस आपके सामने पढ़ूंगा, और होमर, वर्जिल और दांते, दुनिया के 3 जो है यूरोपीय भाषा संस्कृति के कवियों को आपके सामने रखूंगा। वो कवि अपनी भाषा में आपसे बात कर रहे हैं, और कब बात कर रहे हैं, आज से 3000 वर्ष पहले बात नहीं कर रहे हैं। वो कवि जैसे कि आज आपके सामने आपके कंटेम्प्रेरी एज में खड़ा है, और खड़ा होकर के आपसे मुखातिब हो रहा है, और देखिएगा कि कितना ही ये क्रिएटिव बातचीत है। बहरहाल उससे पहले 1-2 बातचीत हम कर लें कि क्या हमारे यहाँ पाठक, श्रोता या सहृदय का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपकी कोई समझ है? हमारे यहाँ सहृदय किसको कहते हैं, या पाठक की कोई योग्यता भी है? कल तो हमने आलोचक की योग्यता पर बातचीत की थी। सर जो हृदय से युक्त हो और कविता को समझ सकता हो वही पाठक है सर। वही पाठक है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। और भी क्या? पाठक वो होते हैं जिनके अंदर सहृदयता मतलब उनके अंदर विचार पहले से ही हो, उनके अंदर संवेदनाएं हो, और जो कविता इत्यादि सुनकर वो जागृत हो जाएं, उनको सहृदय कहते हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसा गुण नहीं होता, तो वो सहृदय नहीं कहला सकते। इंसान के मनुष्य कहला सकते हैं, लेकिन सहृदय नहीं। प्रदीप से भी पूछ लेते हैं, प्रदीप तो कवि मन है, प्रदीप से पूछे कि प्रदीप की दृष्टि में पाठक कौन हो सकता है? सर अब बताए तो सभी लोग अच्छा ही बता रहे हैं। तो वही है, सहृदय होने का मतलब ये है कि आप चीजों को समझ, वो होता है एक कोटेशन है कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। तो आपको हृदय नहीं बस पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। तो आप कभी एक पाठक को जागरूक होना चाहिए, और दूसरी बात की वो सहृदय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग जागरूक तो होते हैं लेकिन वो सहृदय नहीं होते। प्रांशु ने भी लिखा कि जिनका हृदय कवि की भावनाओं से जुड़ जाए वह सहृदय है। ठीक है, बोलते जाइए। हेलो सब मेरा मानना है सर, कि सर पाठक कोई भी हो सकता है, और सब कोई भी रचना हो गई चाहे कविता हो गई, वो सब सहृदय बनाती है। इस बात में हमें गौर करना चाहिए। हर इंसान के अंदर जो है सहृदय बनने की क्षमता होती है। हर किसी के अंदर अच्छाई जिस प्रकार बुराई भी होती है, उसी तरह किसी न किसी मात्रा में जो रस है, जो भाव हैं, जो 9 भाव कहे गए हैं, वो सभी के अंदर होती है। और कविता और रचनाएं जो हैं उसको उद्दीप्त करने का कार्य करती हैं। बस बहुत अच्छा शबीर। और सर जो किसी काव्य को पढ़ के उसके भाव, अर्थ और रस को समझ सके वही सहृदय कहलाता है। वही सहृदय का मनीष ने भी टिप्पणी कर दी है, और स्वाति ने भी टिप्पणी कर दी है इस पर कि मनीष ने कहा कि भावत्री प्रतिभा ठीक है, सिर्फ तथ्यों पर ही ध्यान बल्कि भावों पर भी ध्यान दिया जाए, जिसमें संवेदना हो कोमल। बिल्कुल सही बात है ये सब कुछ। अब मैं इसी से जुड़ता हूं कि भारतीय काव्यशास्त्र आप पढ़ कर क्या है, भारतीय काव्यशास्त्र में सहृदय की क्या परिभाषा दी गई है? याद है, कुछ मेमोरी में है कि क्या कहा गया है?
सर जो कवि की कविताओं को पढ़ के उसका पूर्ण रूप से रसास्वादन करे और उसके साथ साधारणीकृत हो जाए, वही सहृदय हो सकता है। ये किसकी उक्ति है? रेफरेंस है कोई आपके पास? नहीं सर, ऐसे ही बता रहे हैं अपने से बना के। अच्छा ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छा। हाँ, तो एक तो ही कोटेशन इसमें लेंगे कि हम इसलिए ये चर्चा आपके सामने रख रहे हैं कि आप अपने को तैयार कर लीजिएगा 3-4 चीजों के लिए। एक चीज तो ये है कि जब आपसे पूछा जाए कि साहित्य क्या है, तो फिर आप ऐसे करके एकदम खड़े होकर के आकाश में तारे मत गिनने लगिएगा। वैसे दिन में तारे दिखाई पता नहीं देते नहीं है, मुझे तो नहीं दिखे, कभी आपको दिखे होंगे तो वो तारे मत गिनने लगिएगा। तो साहित्य क्या है, इस पर आपके पास 8-10 अच्छे मतलब बातचीत करने का, जिस पर आप 10 मिनट बोल सके कि व्हाट इज लिटरेचर, साहित्य क्या है, ये आपके पास समझ होनी चाहिए। आप एमए कर रहे हैं। दूसरा ये होना चाहिए कि कवि किसे कहते हैं। तीसरा ये होना चाहिए कि कविता क्या होती है। चौथा ये होना चाहिए कि पाठक या आलोचक कौन हो सकता है, पाठक कौन हो सकता है, और पाठक के साथ ही जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा अगर ऐड कर दिया जाए तो आलोचक कौन हो सकता है, या उसकी वो उसका क्या काम है, उसका उद्देश्य क्या है, वो क्या करता है। ये 4-5 बुनियादी चीजें हैं। ये भारतीय जो है काव्यशास्त्र के आधार पर भी, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर भी, फारसी काव्यशास्त्र के आधार पर भी, अरबी काव्यशास्त्र के आधार पर भी, जहां भी जाएंगे ये आपको मतलब ध्यान में रखना होगा कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो अंग्रेजी में भी आपको मिलेगा और दुनिया की तमाम भाषाओं में मिलेगा। पर ऐसा ना हो कि आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ करके निकले, आप भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ करके निकले और आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप पाठक के बारे में बात करें, आपसे ये पूछ दिया जाए कि आप साहित्य के बारे में बातचीत करें। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, ये मेरा अनुरोध है आप सभी से। कोई दिक्कत हो तो आप उससे पूछ लीजिएगा किताबों के बारे में या परिभाषाओं के बारे में। आइए, एक जगह लिखा हुआ ये मिला कि उसने ये कहा कि द इफेक्ट ऑफ एनी राइटिंग ऑन द पब्लिक माइंड इज मैथमेटिकली मेजरेबल बाय इट्स डेप्थ of thought. If the pages instruct you not, they will die like flies in the hour. आसान सी अंग्रेजी थी, मैं हिंदी भी बता देता हूं। कहा कि द इफेक्ट ऑफ एनी राइटिंग्स ऑन द पब्लिक माइंड इज मैथमेटिकली मेजरेबल बाय इट्स डेप्थ। ठीक है, कविता का या लेखन का कि जो है उसको, उसके प्रभाव को आप गणितीय रूप से माप तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप मापते भी हैं तो देखते हैं कि उसमें कितनी गहराई। आप कहते हैं ना कि ये इस रचना में गहराई है, ये रचना बहुत डिप्थ लिए हुए है, ये बहुत संश्लिष्ट है या परतदार है। तो इससे आप उसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसमें वैचारिक गहराई कितनी है। पेजेस से कुछ नहीं होता। अगर पन्ने आप पलटते जाए और वो आप पर कोई प्रभाव ना डाले तो क्या वो रचना असरदार होती है? नहीं होती है। उस रचना की कोई आयु होती है? नहीं होती है। जैसे फतिंगे वातावरण में 1-8 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह पाते हैं और मर जाते हैं, यानी कि अल्पकालीन होती है उनकी आयु, उसी तरह से जिन रचनाओं का सामाजिक पर या पाठक पर उसके हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, वो गहराई से छाप नहीं छोड़ पाते हैं, वैसी रचनाएं फतिंगे की तरह होती हैं और बहुत ही अल्पकाल में समाप्त हो जाती है। गेटे ने इसको इस तरह से कहने की कोशिश की कि सफिशिएंटली प्रोवाइडेड फ्रॉम विथिन, ही हैज नीड ऑफ लिटिल फ्रॉम विदाउट। हिंदी क्या है इसकी? कहा कि कवि की आवश्यकता अंतर से ही पूरी हो जाती है। वह क्या है कि बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। कवि जो होता है वह क्या करता है कि कवि की आवश्यकता अंतर से ही पूरी हो जाती है, बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी पाठक को, किसी भी श्रोता को, किसी भी सहृदय को वो क्या करता है, वो बाहरी तौर पर नहीं देखता कि उसका कवि कैसा है, या बाहरी तौर पे उसको साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ती। जो उसका इंटरनल एस्थेटिक्स है या जो इंटरनल जो कंटेंट है या जिसे आप इंटरनल ब्यूटी कहते हैं,
जो कविता के अंदर जो कंटेंट मौजूद है उसी के आधार पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। एक कवि को क्या है अपने शब्द रखने हैं और उसके शब्द जो है लंबे समय तक, हजारों हजार साल तक जीवित रहेंगे। मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा। अभी होमर हमारे सामने है, तो होमर की जो इलियड है और इलियड का जो टेक्स्ट है वो आज भी लगभग 3000 वर्ष बाद भी इतना जीवित और जीवंत है कि पूछना नहीं है। क्यों है? क्योंकि उसने एक बड़े पैमाने पर और दुनिया के विशाल भूभाग में बैठे हुए या विद्यमान जो है ऑडियंस को या पाठक को या सहृदय को प्रभावित किया है। इसलिए नहीं प्रभावित किया है कि इलियड में एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कि ऐसी जो रहस्यमयी या जादुई या समुद्री जो है मार धार लड़ाई वाली कथानक है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कथानक भी अपने समय से जुड़ा हुआ है। आप किसी भी लिटरेचर को, चाहे आप फिक्शन पढ़ रहे हो, चाहे आप पोएट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप होमर की जो कृति है इलियड, और इलियड इस वजह से नहीं अट्रैक्ट करती है दुनिया जो है पाठक समुदाय को या जन समुदाय को कि उसमें मार धाड़ है, समुद्री लड़ाइयाँ है, आदि आदि है, नहीं, बल्कि कवि का अपना समय भी है। बगैर समय के कोई रचना नहीं होती। मैंने कहा कि आप कोई फिक्शन पढ़ लें, आप कोई मिथ पर डिपेंड करने वाली कोई नॉवेल आप पढ़ ले या कोई पोएट्री ही पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन है अपने समय और समाज से। कोई भी लेखक अगर वो इतिहास को ही उठा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने कंटेम्प्रेरी जो टाइम है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। प्रसाद के किसी भी नाटक को उठा ले, चाहे आप स्कंदगुप्त को उठा ले, चाहे आप ध्रुवस्वामी को उठा ले, उसके अजातशत्रु को उठा ले, किसी को भी उठा ले, ऐसा नहीं है कि वो प्रसाद के कंटेम्प्रेरी टाइम को प्रेजेंट नहीं कर रहा है या उसके प्रॉब्लम्स को वो दिखा नहीं रहा है या उस समय की विसंगतियों को वो उजागर नहीं कर रहा है, उसकी शिनाख्त नहीं कर रहा है, कर रहा है। दुनिया के सारे साहित्य ये करते रहे हैं, लेकिन जो साहित्यकार जितने ज्यादा अच्छे तरीके से उसको पकड़ पाता है, जितनी बारीकियों के साथ उसको वो जज्ब कर पाता है और फिर उसको जो है वो अभिव्यक्त कर पाता है, यानी कि बयां कर पाता है, वो क्या होता है कि उतनी ही बेहतर तरीके से और उतने ही लंबे समय तक वो जीवित रह जाता है। तो गेटे का कहना यही था, शब्द ही पर्याप्त हैं। बहुत सारे हैं जिसको आपने नहीं देखा। अपने को बचाना नहीं चाहता किसी बादशाह की तरह, किसी राजा की तरह, कवि ऐसा नहीं चाहता। तो कवि को बचना क्या है, कैसे बचना है? उसको अपने इंटरनल जो है, जो उसका कंटेंट है, जो चीजें वो सामने रख रहा है, उसके आधार पर ही उसको बचना है और वो उसी से अपने को बचाता है। उसको किसी तरह की बाहरी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती। एक और मजेदार कोटेशन है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, हिंदी भी इसकी थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत बढ़िया है क्या? देखिए, कहने वाले ने कहा कि इफ यू वुड लर्न टू राइट इन द स्ट्रीट यू मस्ट लर्न इट। इफ यू वुड लर्न टू राइट, अंग्रेजी कम समझते हो वो घबराएंगे नहीं। आपको जब नहीं समझ में आएगा मैं हिंदी बताऊंगा, जब तब भी नहीं समझ में आएगा आप टोक लीजिएगा। ये मत समझिएगा कि सर आतंकित कर रहे हैं, आप 10 बार टोकिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वुड लर्न टू राइट इन द स्ट्रीट यू मस्ट लर्न बोथ फॉर द व्हीकल एंड द एम्स ऑफ फाइन आर्ट्स you must frequent the public square. The people and not the college is the writer's जो है home। सार तत्व क्या है इस कोटेशन का? देखिए, कोई भी कॉलेज, कोई भी महाविद्यालय, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी दुनिया का कोई बहुत ही शानदार किस्म का कोई भी घर या संसाधन के ढेरों 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 विकल्प क्या आपको कवि बना सकते हैं? बताइए। नहीं सर। बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो कवि बनाएगी? तो उसी पर उसने बल दिया, कहा कि इन द स्ट्रीट यू मस्ट लर्न इट। जब आप सड़कों पर निकलते हैं, जब आप क्या है श्रम कर रहे होते हैं, जब आप चल रहे होते हैं, जब आप क्या है
गाड़ियों को और उसके आसपास की चीजों को देख रहे होते हैं। मतलब आपके अंदर दुनिया को देखने की जितनी अधिक क्षमता होगी, आप जितने ही परतों को भेद करके चीजों को देख पाएंगे, आप सच में उतने ही अच्छे रचनाकार हो पाएंगे। मुक्तिबोध ने क्या कहा? विचार आते हैं, लेकिन विचार कब आते हैं? टेबल पर बैठकर लिखते समय विचार नहीं आते। विचार आते हैं कब? विचार आते हैं बोझ ढोते वक्त पीठ पर। विचार आते हैं बच्चों की निकर फचीटते समय। विचार आते हैं पिछवाड़े में जो है लाठी से सांप को मारते समय। कहने का अर्थ है कि कवि कहना क्या चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि जो अच्छे विचार हैं और जिन विचारों से दुनिया बदल सकती है, समाज बदल सकती है, या जिससे हम एक दूसरे की संवेदनशीलता को स्पर्श कर पाते हैं, छू पाते हैं, ये दरअसल क्या है? ये दुनिया से कट करके हासिल नहीं होता, ये दुनिया में रह करके हासिल होता है। ये दुनियावी जिंदगी को जीते ही हुए ही हासिल होता है। इसे आप उससे बिल्कुल ही अलग हो करके, बिल्कुल ही कट करके, अपने को एक कमरे में एकांत में बंद करके, और आप ये सोचिए कि आप एक बहुत ही महान किस्म का इपिक लिखने जा रहे हैं। इपिक तो आप लिख देंगे, जैसे कहना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई रामचंद्रिका भी लिखी थी केशवदास ने, रात भर में ही लिख दी थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ? हालांकि मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। क्यों? क्योंकि जब मैं सगुण भक्ति काव्य में आपको केशव पढ़ाऊंगा तो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से टकराऊंगा इस बात को लेकर के। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मेरा मत वही है जो आचार्य शुक्ल का मत है। लेकिन कहने वाले कहते हैं ना कि भाई रात भर में लिख दिया। अब रात भर में लिख दिया, प्रतिस्पर्धा की भावना से लिख दिया, टक्कर से लिख दिया, तो उसके लिखने में, और तुलसी ने जो दुनिया को देखा, समाज को देखा, सब कुछ को देखा, और अपने से पूर्व के लगभग जितना साहित्य था उसको उन्होंने पढ़ लिया, उसको पचाया, और उसमें से अधिकांश का अपने समय की भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया, अनुवाद कर दिया, तर्जुमा उन्होंने रखा। ये स्वीकार भी किया कि नाना पुराण निगमा आगम सम्मत। भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरा है, मतलब ज्यादातर चीजें वो है कि मैंने यत्र तत्र से उठाया है, संग्रह जो है किया है। इसमें जो लगा रखना चाहिए उसे रखा है, और जो लगा छोड़ना चाहिए उसे छोड़ दिया है। तो कैसे इस तरह से एक कवि महान होता है? और जिस कवि का जो स्ट्रीट एक्सपीरियंस होगा, यानी स्ट्रीट एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं कि वो दिन भर सड़क पे ही रहे, मतलब दुनिया को देखने का उसका नजरिया, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना, देखना, तो वो महत्वपूर्ण कवि होगा। और क्या है कि पाठक यहां पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। पाठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, या पाठक के पास होगा क्योंकि पाठक के जीवन का मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस जो है, या उसके जीवन का अधिक से अधिक दुख उसको उसके यहाँ दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ेगा? क्योंकि जो पाठक का जीवन है लगभग वही जीवन किसका है? वो कवि का भी जीवन है। कवि ऐसा नहीं कर सकता है कि वो जीवन न जिए, लेकिन कविता में वो जीवन हो नहीं, फिर तो ये बहुत ही गैर प्रमाणिक किस्म का, बहुत जिसको कहते हैं ना मुक्तिबोध, जिसके हमेशा खिलाफ है कि ये कलाकार की ईमानदारी नहीं होगी। और जब कलाकार की ईमानदारी नहीं होगी, आपको अगर आप लिखना चाहते हैं, आप गरीब पे लिखना चाहते हैं और आपने गरीबी नहीं देखी है, तो जाहिर सी बात है कि उस पंक्ति का कोई असर नहीं होगा। दुख पर जो निराला लिख सकते थे, या दुख पर जो गालिब लिख सकते थे, वो बाकी लोग नहीं लिख सकते थे। आप कहिएगा कि साहब गालिब को क्या दुख था, तो पढ़िए, आप गालिब की जीवनी पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि दुख था भी या नहीं था। तो ये होना चाहिए। भवभूति ने कहा कि जो श्लोक है संस्कृत का, उसका हिंदी इसमें कहा कि भाई निरवधि देश काल में कोई ना कोई मेरी कृति का पारखी मुझ जैसा पैदा होगा ही। ये एक विश्वास था पाठक को लेकर के। भवभूति की ये घोषणा थी कि अगर मुझे आज नहीं समझा जा रहा है तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में मुझे समझा जाएगा। कोई ना कोई कभी ना कभी तो मेरा समान धर्मा आएगा। इसीलिए एक किताब मैंने कल आपको नहीं बताई कि रेने वेलेक और ऑस्टिन वारेन की किताब है थ्योरी ऑफ लिटरेचर, साहित्य सिद्धांत। उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है यहीं राजकमल से। तो आप जब रेने वेलेक की उस किताब को पढ़ेंगे तो रेने वेलेक और ऑस्टिन वारेन ने ये लिखा, बहुत अच्छी किताब है। उपन्यास पढ़ने वाले को या साहित्य पढ़ने वाले को वो किताब खरीदनी ही चाहिए, रखनी ही चाहिए।
बहुत ही अच्छे सिद्धांत है उसमें, आपको अगर मौका लगे तो जरूर वो किताब खरीद लीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक रचना या एक कोई कवि न तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, न किसी एक पाठक के द्वारा, न किसी एक आलोचक के द्वारा, न किसी के एक काल में यानी कि किसी एक एज में समझा जा सकता है और न ही पूर्णतः समझा जाता है, बल्कि जो क्लासिक पोएट होते हैं और जो क्लासिक किस्म की जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं की विशेषता ये होती है कि उसको कई कालों में समझने की कोशिश की जाती है, कई तरह के लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं, और जब भी उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसको आप प्रासंगिकता कहते हैं या जिसको कालजयिता कहते हैं, वो अपना नया नया अर्थ देती है, नित नवीन होती चली जाती है। उसी तरह जैसे विद्यापति की वो नायिका है जो अपरूप वाला है, जिसका कहा ना कि जो है तिल तिल नूतन होए, तो जो तिल तिल नूतन होए है यानी कि प्रत्येक क्षण जब भी आप देखेंगे उसे तो आपको लगेगा कि ऐसे तो कभी देखा ही नहीं था, इससे पहले तो ऐसे जाना ही नहीं था। तो ये जो देखना है, ये देखने का पूरा सेंस ही बदल करके आपके सामने आएगा, और ये इसी तरह की कृति को हम क्लासिक कहते हैं। तो इसलिए कहा कि मुझे विश्वास है कि कोई ना कोई आएगा। हर एक रचनाकार को ये उम्मीद रहती है कि अगर वो नहीं समझा जा रहा है अपने समय में, तो भविष्य में कोई ना कोई उसे समझेगा। इलियट और राजशेखर की चर्चा हो ही गई है कि दोनों ने कहा था कि भाई क्रिटिकल टैलेंट चाहिए, अगर क्रिटिकल टैलेंट नहीं है तो पाठक अच्छा नहीं हो सकता है। अब इसका एक बहुत ही मैं बेकार सा उदाहरण आपको देता हूं कि मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और वो कविता दलित जीवन पर है, आप दलित नहीं है, आपने दलितों का जीवन भी नहीं देखा है, आपके आसपास उस तरह की कोई जिंदगी वाला है भी नहीं, आपको वो कविता कैसी लगेगी? क्या परसेप्शन बनाएंगे आप उसको? समझ नहीं पाएंगे सर, और उस जीवन में, उस समाज में नहीं रहे हैं तो हम उसको अच्छी तरह नहीं समझेंगे। बिल्कुल कि हम चूंकि हम उस जीवन से वाकिफ नहीं है, हमने उसको जिया नहीं है, तो हम कहेंगे अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कोई एस्थेटिक्स ही नहीं हुआ। अभी भी आलोचक कहते हैं ना कि भाई दलित साहित्य का कोई एस्थेटिक नहीं है, उसका कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं है, दलित साहित्य में बहुत आक्रोश है और उसमें बहुत गुस्सा है, उसमें कविताओं में या रचनाओं में गालियां तक आती हैं। पता नहीं ये लोग अभी को किस दुनिया में रहते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप उस समाज से आते हैं या उस जीवन को आपने जिया है या अपनी आंखों से अपने आसपास देखा है, तो आपको लगेगा कि ये जीवन की सच्चाई है, वो अपने जीवन की सच्चाई रख रहे हैं, और आपको लगेगा कि हाँ ये रखा जाना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि हीरा डोम की कविता का एस्थेटिक क्या है, और सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापा तो किस सौंदर्य बोध के साथ छापा था, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। तो एक तो ये होना चाहिए, और इसी को लेकर के अरिस्टोटल ने जो है थ्योरी ऑफ पोएट्री एंड फाइन आर्ट में ये लिखा था कि टू द आइडियल स्पेक्टेटर और ए लिसनर who is a man of educated taste and represents an public, every fine art addresses itself, he may be called the rule and standard of that art as the man of more। छोड़ दीजिए इसको, मैं कठिनता की तरफ नहीं, बस थोड़ी सी ऊपर वाली पंक्ति ले लेते हैं कि कोई भी लिसनर अगर है जो है, और अगर वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास उस तरह का टेस्ट नहीं है, वो अगर असामाजिक रूप से चीजों को रिप्रेजेंट करना नहीं जानता या नहीं है, तो फिर वो कला को लेकर के उसकी कोई समझ नहीं हो सकती है। क्योंकि अब क्या है, बचाना ही होगा। अगर इस पेंडेमिक में कुछ बचाना होगा तो क्या बचाएंगे? बताइए क्या बचाएंगे? हम ये बचाएंगे कि हाँ संकट के दिनों में काम कैसे आएगी, कौन सी चीजें काम आएंगी, ये सब बचाएंगे। प्रकाश म्यूट करिए, ये सब बचाएंगे। लेकिन क्या ऐसा भी है कि कला की कोई चीज हम बचा लें? युद्ध अगर हो तो किसे बचाएंगे? हमारी देश की सेना सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों की सुरक्षा करेगी, बचाएगी। हम अपने परिवार को बचाएंगे? क्या हम किसी कलाकार को बचाने के लिए भी जद्दोजहद करेंगे, संघर्ष करेंगे? हम ये सोचेंगे कि हम एक कवि को बचा ले जाएं, हम एक चित्रकार को बचा ले जाएं?
हम एक वस्तुकार या एक जो है स्थापत्य कला के किसी जानकार को बचा के ले जाएं, हम स्मृतियों में बसाए हुए किसी इतिहासकार को बचा ले जाएं? नहीं। हम तो जिस दुनिया में रह रहे हैं और जो हमारी समझ है उसमें तो हम सोना चांदी बचाना चाहते हैं, हीरा मोती बचाना चाहते हैं, बंगले बचा लेना चाहते हैं, गाड़ी घोड़ा बचा लेना चाहते हैं। हम ये कहाँ चाहते कि हम कलाकार को बचा ले, हम इतिहासकार को बचा ले। और माफ करिएगा कि अगर आप नॉर्दर्न इंडिया के हैं, मैक्सिमम आप में से नॉर्दर्न इंडिया के ही और पूर्वांचल के आसपास के हैं, तो आप जानते ही हैं कि इन स्टेट्स में तो कला को तो और भी बचाया नहीं जाता, उसके प्रति कोई बहुत मोह नहीं है, कलाकार के प्रति कोई मोह नहीं है। भारत में 2 स्टेट कम से कम ऐसे हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा जो है बंगाल, जहां आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि अगर संकट आएगा तो उनको अगर बचाना पड़ेगा तो वो कला को बचा लेंगे, कलाकार को बचा लेंगे बहुत हद तक, इस बदली हुई दुनिया में भी। लेकिन ज्यादातर राज्य और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कला को नहीं बचाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें क्या है, क्या हो जाता है, इससे क्या बदल जाता है, क्या समाज में कोई बड़ा परिवर्तन होता है, साहित्य से कोई परिवर्तन होता है, ये जो हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये जो आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, उससे क्या कोई परिवर्तन होता है समाज में? आप कहेंगे कि नहीं। फिराक गोरखपुरी साहब को जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था तो उन्होंने वक्तव्य दिया और ये कहा कि साहित्य जो है वो आपकी जिंदगी की जरूरतों को पूरी नहीं कर रहा, वो आपको अगर भूख लगी है तो रोटी नहीं देगा, वो आपको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं देगा। साहित्य से इतनी अपेक्षा रखना कि वो आपके जीवन की तमाम जरूरतों की पूर्ति कर देगा, ये बेईमानी है। फिर क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा शऊर पैदा करेगा, आपको थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा मुकम्मल इंसान बना देगा, वो थोड़ा सा आपको जो है औरों से ऊपर उठा देगा, वो आपको थोड़ा सा और सेंसिटिव और इमोशनल और संवेदनशील बना देगा, आपके अंदर मानवीयता पैदा कर देगा, आपके देखने की क्षमता जो है बदल करके रख देगा, आपकी सोचने की क्षमता बदल करके रख देगा, आपके विजन को चेंज कर देगा। ये करता है। लेकिन हमारा समाज इन सब चीजों को लेकर के बहुत वो नहीं है कि हाँ वो उसको बचा ले या ये करे। बहरहाल यहां तक किसी को अगर कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो भी जोड़ सकते हैं कि पाठक रचनाकार का होना जरूरी है। कौन सा रचनाकार बचता है और किस तरह से बचता है यह भी मैंने आपको बताया बहुत संक्षेप में। और एक सहृदय पाठक की क्या जिम्मेदारी होती है। सहृदय पाठक, भाई सहृदय पाठक के घर में किताबें होती हैं, उसके घर में फ्रिज हो सकता है कि ना मिले आपको, एसी ना मिले, लेकिन हजारों किताबें मिलेंगी। इसका मतलब क्या है? वो इसलिए सच्चा पाठक किताबों को बचाना जरूरी समझा, उसने साहित्यकार को बचाना जरूरी समझा। उसी तरह से जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके जो कला की कद्र करते हैं, तो उनके घर में और ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी दैनंदिनी ही, लेकिन वो कला की बहुत सारी चीजों को बचाए रखते हैं या बचाते हैं। तो आप अगर यहां तक कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। नहीं कहना चाहते कोई बात नहीं, साहित्य को नष्ट करने का मेरा काम है। कि सर जो आपने कहा कि सर साहित्य को कोई बचाना नहीं चाहता है, आप देखेंगे सर जितने भी आक्रमण हुए हैं उसमें साहित्य का नुकसान और साहित्यकारों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उसके पीछे सर कारण क्या होता है? जाहिर सी बात है कि 2 चीजों पर सबसे पहले आप तो ये जानते ही हैं, अगर आपने इतिहास पढ़ा है, कि अगर आप किसी की भाषा छीन लेते हैं उससे तो क्या करते हैं। भाषा छीनने का मतलब क्या होता है? भाषा छीनने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल उसकी जुबान छीन लेना। भाषा छीनने का मतलब या जुबान छीनने का मतलब होता है कि उसकी पूरी की पूरी जो उसकी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको छीन लेना, उसको ध्वस्त कर लेना। आप जब संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म जब पढ़ेंगे, और जब आप सस्यूर के जब लैंग्वेज के जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, 3rd ईयर के बहुत सारे विद्यार्थी इसमें पढ़े हुए होंगे तो वो जानते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाषा का पक्ष बहुत बड़ा होता है। आप क्या करते हैं, किसी भी आदमी को ना, आप अगर किसी को चाहते हैं कि वो आपका गुलाम बन जाए तो सबसे पहले आप उसकी भाषा छीनते हैं या धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि वो अपनी भाषा भूल जाए। पहले वो भाषा भूलेगा, भाषा भूलेगा तो संस्कृति भूलेगा, और संस्कृति भूलेगा तो अपना अतीत, इतिहास सब कुछ वो नष्ट कर देगा, सब कुछ वो भूल जाएगा। साहित्यकार क्या करता है? साहित्यकार को इसलिए नष्ट किया जाता है कि साहित्यकार जो है आग्रही होता है,
अपनी सांस्कृतिक विरासत को वो बचाता है, वो अतीत को देख रहा होता है, तो वो वर्तमान को बार बार अलर्ट करता है कि देखो हमें कैसे होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, इतिहास की क्या भूलें हैं, जिसका परिणाम कैसे हुआ, वो मिथ के माध्यम से आपके सामने रखता है। और फिर आपको यह भी बताता है कि बेहतर कैसे हुआ जा सकता है, आप कैसे अपने को बेहतर कर सकेंगे। एक दुनिया जो हमने अभी पाई नहीं है लेकिन हमको पाना है। साहित्यकार की एक अच्छी चीज क्या है, वो यही करता है ना कि दुनिया जैसी है वैसी उसको स्वीकार नहीं है। अरस्तु ने कहा ना कि दुनिया जैसी होनी चाहिए, उसका पक्षधर होता है वो, और होनी चाहिए तो उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। पूंजीपतियों पर आक्रमण होगा, बादशाही व्यवस्था पर आक्रमण होगा, सत्ता के शीर्ष पर आक्रमण होगा, और न्याय की इत्यादि इत्यादि की बात करेगा। तो वो स्पार्क है ना कि अगर उसमें उसकी वाणी में शक्ति है। कहा ना सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर देवे छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हत वीरों का कैसा हो बसंत। तो भूषण और कवि चंद जैसे कवि नहीं है। अगर भूषण जैसे कवि या चंद जैसे कवि हो जाए जिनकी वाणी में इतना मतलब स्पार्क था कि अगर वो एक बार आह्वान करते थे तो हजारों की तादाद में लोग तलवार लेके निकल पड़ते थे, तो ये कवि की वाणी में इतनी ताकत होती है। इस ताकत का क्या अब सही इस्तेमाल कर पाते हैं, और यही ताकत है जिससे बराबर हुकूमत डरती है, जिससे बराबर व्यवस्था डरती है। वो व्यवस्था डरती है जो व्यवस्था समान जीवन में विश्वास नहीं करती, जिस व्यवस्था में पब्लिक के लिए, एक कॉमन मैन के लिए बहुत स्पेस नहीं होता है, जो व्यवस्था उसको बहुत एप्रिशिएट नहीं करती, जो केवल और केवल अपनी आइडेंटिटी को सामने रखने में विश्वास करती है, इस पर है। खैर, मैं क्लास खत्म करूंगा थोड़ी देर में, आपको मैं होमर के पास ले चलूं, कैसा रहेगा? क्या आप होमर की जुबान में सुनना चाहेंगे? एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है ये एक पोएटिक अंदाज है कुबेर नाथ राय का, उन्होंने सामने रखा है। मैं वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। तीनों कवियों के बारे में मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जब तक हम अरस्तु को पढ़ रहे हैं उससे पहले हम होमर के बारे में जानेंगे, और जैसे ही हम अरस्तु के बाद लोंजाइनस की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बीच में हम वर्जिल को जानने की कोशिश करेंगे, और वर्जिल कैसे आप अपने समय में संवाद करता है यह भी देखेंगे। और फिर बाद में जब हम 17वीं 18वीं शताब्दी में जब रोमांटिसिज्म में आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि दाते अपने समय से कैसे संवाद करते हैं, क्योंकि हमको उठाना है होमर से ही हमको बातचीत करनी है। तो देखते हैं कि होमर आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया, और होमर ने अपनी इस किताब में क्या कुछ लिखा, क्या उसने दिखाया है। ये इलियड बहुत छोटी सी रचना है, लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी रचना नहीं है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन कुछ इसमें 15,693 जो है पद हैं। 24 अध्याय का ये महाकाव्य है और 15,693 पद है, और इस पद में ट्रॉय के ध्वस्त होने की कथा है। लेकिन क्या कथा सिर्फ ट्रॉय के ध्वस्त होने की है? क्या होमर एक ऐसा कवि था जो ट्रॉय को ध्वस्त होता देख रहा था और उसकी त्रासदी को लिख रहा था, या होमर कुछ और भी कर रहा था? तब देखिए कि आप उस समय को कैसे पकड़ेंगे। ये कुबेर नाथ राय ने बहुत ही क्रिएटिव ढंग से ये काम किया है। उनकी किताब है, अगर आपको कहीं मिले तो खरीद लीजिएगा ये, क्योंकि ज्ञान पर मेरा एकाधिकार नहीं है। रस आखेटक उनकी किताब है। आप जानते ही हैं कुबेर नाथ राय को, आप में से कोई जानता है? कितने लोग कुबेर नाथ राय को पढ़े हैं? जी सर। अच्छा, पढ़ा है आपने कुबेर नाथ राय का लिखा हुआ कुछ? जी सर। निबंध क्या पढ़ा है? कौन सा निबंध पढ़ा था, तरह फाल्गुनी के आसपास। सर एक अच्छा। ललित निबंधकार है वो। नहीं तो इनका जो भी निबंध संग्रह मिले आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं संदर्भ पढ़ता हूं, अब 5 मिनट लूंगा आपका। होमर जैसे कि आपके सामने खड़े होकर के आपसे संवाद कर रहे हैं, सुनिएगा। कि मैं अपने नायक ओडियोसियस की तरह सरसी कैलिप्सो के किन्नर लोक या प्रमद वन में न उतर
अपनी चीर प्रिया धरती पर चला आया हूं, और उतरता भी क्यों, मैं तो प्रेत हूं। मायावनी सरसी या कैलिप्सो के पास इस वायु शरीर जाने का क्या अर्थ हो सकता है। और प्रेत तो मैं तब भी था जब इलियड की रचना कर रहा था। कवि सदैव प्रेत होता है, अशरीरी मनः शरीरी को लेकर वह रूप रस गंध स्पर्श को भोगता है। वह राग पीता है, राग जीता है। मदिरा और नारी के होठ तब भी उसे मन के एकांत में ही मिलते हैं। बाहर बाहर तो वह केवल शून्य से जोड़ता है और शून्यों की सांख्यिकी में ही अपना जीवन समाप्त कर जाता है। केवल शब्द का ही स्पर्श, शब्द की ही चोट वह बाहर भीतर दोनों ओर अनुभूत करता है। शेष रूप रस गंध और स्पर्श को केवल उसका प्रेत ही भीतर भीतर भोगता है। आज से 3000 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा से 1000 वर्ष पूर्व, मेरे प्रेत ने एक दिन एक मूर्ख मिसीनियन नृपति के दरबार में उसके पूर्वजों की गाथा के बहाने अपनी ही अस्मिता के अंदर रूप रस गंध और स्पर्श का आस्वादन किया। तो फिर से ये वाक्य दोहरा रहा हूं। आज से 3000 वर्ष पूर्व, यानी कि ईसा से 1000 वर्ष पूर्व, मेरे प्रेत ने एक दिन एक मूर्ख मिसीनियन नृपति, मिसीनियन क्या है, मिसीनियन जो है ये क्या, एक तरह से एक जो वहाँ का जो साम्राज्य है, जो एक माइसिनी सभ्यता है, उसकी बात कर रहे हैं, जो लगभग 1400 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक, और उसी का एक अगला हिस्सा अंधकार युग है जो 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक रहा है। तो उस समय की, उस अवधि की दरबार में उसके पूर्वजों की गाथा के बहाने अपनी ही अस्मिता के अंदर रूप रस गंध स्पर्श का आस्वादन किया। उन लोगों ने शरीरधारी होमर को क्या दिया, एक कवि को क्या दिया बदले में इसके, ये देखिएगा, आपको इन्हीं वाक्यों में कहीं कहीं कुछ मिलेगा। तो कहते हैं होमर कि उन लोगों ने शरीरधारी होमर को क्या दिया, एक मुट्ठी जौ के दाने, मेष मांस के 2 टुकड़े और 2 प्याले काली ग्रीक मदिरा। पर प्रेत होमर तो हेलेन के साथ सोता था। राग रक्तिम उषा और नग्न बाहु रति उसे सहलाती थी। धनुष चढ़ाकर अपोलो की तरह चांदी के बाण बरसाता था। एकिलेस, जिसका शुद्ध उच्चारण अखिलेस है, अखिलेस की तरह मोर्चे की आड़ से बाहर निकलकर भाला उठाकर चिल्ला उठता था और दुश्मनों की पांत पर पांत ढह जाती थी। वही प्रेत आज तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, ठीक 3000 वर्ष बाद। तब मिसीनियन प्रताप था और उत्तरी ग्रीक के डेरिको का पर आक्रमण हो रहा था। भवित्यव्यता, नियति, महाप्रतापी वीर एकिलीज, ओद्योसियस और आगमेनन के वंशज जो मेरे काव्य के नायक हैं, इस नवोदित ग्रीक जत्थे डोरिको के भाले की चपेट में आ रहे थे। नगर जल रहे थे। असंख्य कुमारियां बलात्कार का शिकार बन रही थी। पुरुष और नारी गुलाम बनाए जा रहे थे। यह सब कुछ जो इस मिसिनियनों ने उन क्रोनस नगरों के साथ, जिनमें ट्रॉय भी था, किया था, इसे कर्मफल कहूं या नियति कहूं, पर ग्रीकों की नजरों में यह जेउस, हमारे यहाँ जैसे हम इंद्र को कहते हैं ना, वैसे ही वहाँ जेउस देवता जो है उनको कहते हैं। और हेलेन उनकी पुत्री थी। उसका जन्म भी एक विचित्र घटना है। बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड में बनी हैं इस पर, आप देख सकते हैं। और इलियड जो है वो वाणी की देवी को कहते हैं एक तरह से, जिसको लेकर के आगे चल करके प्लेटो और अरस्तु ने जिसको म्यूज की संज्ञा दी है और उनकी क्या कह सकते हैं कि आराधना की है, सरस्वती जिसे हम अपने यहाँ कहते हैं। ये भी आपको लगभग एक जैसा ही मिलेगा। इसे कर्मफल कहूं या नियति, पर ग्रीकों की नजरों में यह जेउस यानी कि द्योस यानी कि इंद्र की इच्छा थी। जेउस सर्वशक्तिमान है, सही है, पर उसकी इच्छा से भी बली है न्याय चक्र और नियति।
मनुष्य दर्प करता है, दर्प मत होकर हत्या, रक्तपात और बलात्कार करता जाता है, पर इनकी करुणा और रक्तपात शाप का रूप धारण कर जेउस के सामने आ जाते हैं, करके वो अपनी बात कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं पराजित दरबार का कवि हूं। मैं कैसा कवि हूं? होमर कहता है कि मैं पराजित दरबार का कवि हूं, पराजित प्रभुओं की पूर्वज परंपरा की वीर गाथा उदात्त शैली में करते हुए उनके मरते हुए अहम को संजीवनी देने की चेष्टा मैंने की थी, परंतु उस कथा के पीछे सार्वभौम करुणा ने उसे चिरंतन रस प्रदान किया। मतलब कथा महत्वपूर्ण नहीं है, कथा के पीछे जो सार्वभौमिक रूप से जो करुणा है वो करुणा महत्वपूर्ण है। और उस करुणा के नाते जो है ये पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे कि इस पर बल दे रहे हैं होमर। यह मेरे प्रेत की खूबी थी, अन्यथा चारण होमर तो पराजित अहम था। उसको चारण कह रहा है, खुद होमर अपने को ही कह रहा है कि अन्यथा चारण होमर तो पराजित अहम था। दरअसल वीर गाथा काल पराजित पर संघर्षशील अहम की ललकार है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल आता है और आपको होमर की ये उक्ति वाया कुबेर नाथ राय याद आएगी और आनी भी चाहिए। और फिर से ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए कि कहते हैं कि दरअसल, और दुनिया के किसी भी वीर गाथा काल को उठा लीजिएगा उस पर यह लागू हो जाएगा कि दरअसल वीर गाथा काल पराजित पर संघर्षशील अहम की ललकार है। समृद्ध युग में रस की साधना होती है और पराजित युग में, समृद्ध युग में रस की साधना होती है, पराजित युग में किसकी साधना होती है बताइए? वीरता की। जब आप समृद्धि में होते हैं तो रस की साधना करते हैं, और जब आप पराजित होते हैं तो किसकी साधना करते हैं? किसको पाना चाहते हैं? वीरता को पाना चाहते हैं। यह एक कठोर सत्य है। उमर अपनी जुबान से कह रहा है कि यह एक कठोर सत्य है। और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि परंपरा के अनुसार नायिका हेलन जो जेउस की पुत्री थी और उसके जन्म की भी एक अद्भुत कथा है। फिर कहते कि मैं जब महाकाव्य लिख रहा था, और सच पूछो तो लिख नहीं रहा था, गा रहा था, तो उक्त मिसिनियन जो सभ्यता है वो ध्वंस की अवस्था पर थी। ठीक याद नहीं क्योंकि बहुत साल हो गए, 4000, अभी याद कर रहा हूं, ये मैं जोड़ रहा हूं बीच में। पुरातनता का प्रभाव स्मृति पर पड़ रहा है, पर 750 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की ही बात जानो तुम। आज से करीब 3.25 या 3000 वर्ष पूर्व फिर उत्तर से ही आक्रमण की लहर आ रही थी। पराजित मिसिनियनों के छोटे छोटे दरबारों में एकाध में मेरी भी पैठ थी। कौन सा स्थान? इसे रहस्य ही रहने दो। क्या कहते हो? सिसिली द्वीप? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे सुनो। इस दूसरे जत्थे ने डोरिक सभ्यता की नींव डाली थी। डोरिको का नाम मेरे काव्य में कम आया है, जो आया है वह छेपक है। मतलब कितनी सारी सभ्यताएं उससे जुड़ी हुई हैं और उसको वो एक तरह से दिखा रहे हैं और ये कथा बनती चली जाती है। तो आप देखेंगे कि वो कविता की जो किताब है या जो महाकाव्य है उसकी जो पृष्ठभूमि है वो कितनी समृद्ध हो जाती है। अंतिम बात यही कहूंगा कि होमर कहते हैं कि यूरोप साहित्य का आदि छोर मैं ही हूं। जब आप यूरोपियन लिटरेचर शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो शुरुआती छोर पर आपको दिखाई देगा या जो टकराएगा वो कौन होगा? कौन होगा वो? सर होमर कहता है कि यूरोपीय साहित्य का आदि छोर मैं ही हूं। आज ग्रीकों का पुराना पेगन धर्म नहीं है, वह देवयान जिसकी महिमा का गान मेरा काव्य करता है अब वो अस्त हो चुका है। कुछ शताब्दियों तक वह लातिनी पोशाक पहनकर जीता रहा लैटिन भाषा में, फिर प्रखर ईसाई सूर्य के सामने मुरझा गया। पर आज यदि पेगन धर्म रहता तो इलियड को वही होता जो तुम्हारे देश में ऋग्वेद को है। अगर पोगन धर्म रहता तो आज इलियड को वही सम्मान प्राप्त होता जो तुम्हारे देश में, यानी कि भारतवासियों, तुम्हारे देश में जो सम्मान ऋग्वेद को है। प्लेटो तक आते आते
500 वर्षों में ही यह धर्म ग्रंथ जैसा बन गया था। खूब यश था इलियड का, लोगों को बन गया था, लोगों का विश्वास बन गया था कि इलियड वैखरी म्यूज की वाणी है। म्यूज की वाणी है मतलब सरस्वती की वाणी है, मनुष्य की काव्य रचना नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि वेदों को किसने लिखा, क्या कहते हैं हिंदू मैथोलॉजी में कि वेदों की रचनाएं क्या है, जैसे देवताओं ने गढ़ी है, वो अपौरुष है सर। हाँ, अपौरुष से है, किसी पुरुष ने नहीं गढ़ी है। उसी तरह से होमर अपनी कथा कह रहे हैं कि देखो यार, जो अगर मेरा वो धर्म रहता ना, वो पुराना पेगन धर्म, तो मुझे भी वैसा ही कुछ होता। लेकिन फिर भी लैटिनी में भी बहुत लंबे समय तक गया और 500 ईसा पूर्व तक तो जो मेरी किताब की इतनी ख्याति फैल गई थी कि मुझे भी लोग मानने लगे थे, मेरे इलियड को, कि ये किसी मनुष्य द्वारा या मेरे द्वारा रचा हुआ नहीं है, जैसे कि ये किसी देवता के द्वारा रचा गया है। ये भी हो सकता था कि आने वाले समय में मुझे देवता की उपाधि दे दी जाती। खैर, प्लेटो को न जाने क्यों इससे चिढ़ थी। शायद वह मानवीय संवेगों और भावनाओं की इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति से चिढ़ता था, क्योंकि इलियड पर या होमर पर जो सबसे पहला प्रहार जिसने किया, होमर रूपी वृक्ष पर जो सबसे पहली कुल्हाड़ी अगर किसी ने चलाई तो किसने चलाई काव्यशास्त्र में? प्लेटो ने। काव्यशास्त्र की शुरुआत आप जानते ही है कि ग्रीक में प्लेटो से ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बार किसी ने अगर कुल्हाड़ी चलाई और जोरदार ढंग से चलाई तो वो प्लेटो है, और उसने चला करके उस पूरी की पूरी कृति का तहस नहस करके रख दिया। इसलिए होमर कह रहा है कि पता नहीं उसको मुझसे क्यों चिढ़ थी, लगता है वो मानवीय संवेगों और भावनाओं की इतनी मार्मिक अभिव्यक्ति से चिढ़ता था। उसकी दृष्टि में यह चरित्र के ठोसपन और दृढ़ता को विगलित करने का प्रयास था। प्लेटो प्यूरिटन था, इसी से वह कवियों से चिढ़ता था, और मेरा महत्व स्वीकार करते हुए भी वह मुझे अनुकरण करने वाला चारण कवि बताता था। प्रजातंत्र में जैसे कि मेरा कोई स्थान ही ना हो। मेरे काव्य को पढ़कर ग्रीक योद्धाओं को वीरता और शौर्य की शिक्षा मिली है, और उन्होंने सिकंदर के अधिनायकत्व में विश्व विजयी युद्ध किया था। कीरो का आदर्श ही ग्रीकों के लिए था, युद्ध वीर, और यह आदर्श मेरी स्थापना है, मैंने इसे स्थापित किया था। यह तो मूलतः एक ट्रेजेडी है। लेकिन प्लेटो ने पता नहीं क्या 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 किया। इतना सा कोटेशन मैंने पढ़ा आपके सामने। क्या अब आपको लगेगा कि होमर के प्रति आपकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी, और होमर का इलियड केवल और केवल जो है, या ओडेसी, एक ऐसे ही एक इस तरह की इपिकल कोई रचना नहीं है, राइटिंग नहीं है जिसको आप सोचे कि यार पढ़ो ना पढ़ो, क्या मतलब इतने साल का पहले का पढ़ने का। आप सच में अगर समय और समाज को देखना चाहते हैं, कैसे एक सभ्यता ध्वस्त हो रही थी, कैसे एक दूसरी सभ्यता हावी हो रही थी, एक जो सभ्यता ध्वस्त हो रही थी क्यों ध्वस्त हो रही थी, आप कैसे आताताई हो जाते हैं, सभ्यताएं कैसे अत्याचारी की भूमिका में आ जाती है और कैसे एक दूसरे पर धावा बोलती है, उसकी परिणति क्या होती है, ये इसका उदाहरण है। बहरहाल बहुत समय मैंने आज फिर आप लोगों का ले लिया, तकरीबन 13-14 मिनट ज़्यादा ले लिया, तो इसके लिए आप जानते ही मेरी आदत थोड़ी ख़राब है। अब जब क्लास रहेगी तो आप मेरी रहेगी, इसके बाद तो मैं खुद ही छोड़ के चला जाऊंगा, और पहले वाले की जब ख़त्म हो जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। आपका अगर कोई सवाल हो, आप कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो बता दीजिए। आपको कुछ जो है कंटेंट गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा। गूगल क्लासरूम के बारे में मैं बता दूं, सर एक बाद में सर प्लेटो का सर होमर के प्रति सर एक वो स्टेटमेंट है सर से आप सर प्लेटो का सर एक स्टेटमेंट है, पढ़ेंगे ना अभी तो हाँ आप सुना दीजिए। तो सर होमर ने ही लोगों को झूठ बोलना सिखाया सर, इसका मतलब क्या है सर? ऐसी कैसी आलोचना है सर? अब ये जब प्लेटो पर पढ़ेंगे तो उस समय विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कहा ना कि प्लेटो ने क्या किया, होमर रूपी वृक्ष पर कुल्हाड़ी चला दी, ऐसी कुल्हाड़ी चलाई कि जैसे कि उसे ध्वस्त ही कर दिया। झूठ बोलना क्या भाई, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। जब आप कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं, जब आप इपिक रच रहे होते हैं, जब बहुत सारे कैरेक्टर आप डेवलप कर रहे होते हैं, तो हर कैरेक्टर की अपनी भूमिका होती है ना। जिसको झूठ बोलना है वो तो झूठ ही बोलेगा, जिसको सच बोलना है वो सच बोलेगा, जिसको लड़ना है वो लड़ेगा। तो उसका कहना था कि जो लोग उसको देख रहे थे, या जो उसके नाट्य रूपांतरण को देख रहे थे, या जो उसको सुनते थे,
वो अंदर से वैसे हो जाते थे। तो खैर ये आलोचना का मामला है, इस पर लंबी बातचीत अभी होनी है, तो अभी थोड़ा सा इस पर धैर्य रखें। मैं ये कह रहा था कि मैंने गूगल क्लासरूम बनाया है और आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा। आपको करना क्या है कि क्लास तो गूगल मीट से ही ऑन होगी। आपके पास 2 एप्लीकेशन होना चाहिए, एक गूगल मीट और एक गूगल क्लासरूम। गूगल मीट है ही है आपके पास, गूगल क्लासरूम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना ईमेल आईडी उसमें डालिएगा, कनेक्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। क्या होगा कि अभी तो हम व्हाट्सएप पर आपको लिंक भेज दे रहे हैं शुरू में, हो सकता है कि बाद में हम ना भेजें, क्योंकि वो बहुत मुफीद माध्यम नहीं मालूम पड़ता है, या वहाँ भी भेजें, यहाँ भी भेजेंगे। यहाँ का फ़ायदा ये है कि हम जो कंटेंट आपको भेजेंगे, पढ़ने का जो ई मटेरियल आपको भेजेंगे, या कुछ वीडियो का लिंक भेजेंगे आपको, या आपको हम असाइनमेंट देंगे, या आप कुछ लिख रहे हैं और आप दिखाना चाहते हैं कि सर हमने कुछ लिखा है इस पर, आप देख लीजिए, तो आप मुझे PDF बना करके गूगल क्लासरूम में आप जब अपने उस अटैचमेंट कर देंगे फाइल, तो वो मेरे पास आ जाएगा और मैं मार्किंग करके तुरंत आपको लौटा दूंगा। ये मैं बता दूंगा कि आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है। आप अगर कोविड फैलता है, तीसरी लहर आती है, आप क्लास नहीं आ पाते हैं, असाइनमेंट जमा नहीं करने आ पाते हैं, तो कोई अफसोस की बात नहीं है। आपका असाइनमेंट आप ऑनलाइन भेज दीजिएगा, वहीं पर मार्किंग करके वहीं आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। आपको पता भी चल जाएगा कि आपको अंक क्या मिला है, नहीं मिला है। आपको ये भी पता चलता रहेगा बार बार कि आपकी टाइमिंग क्या है, किस समय तक जमा करना है, लास्ट डेट क्या है, वो अलर्ट जो है करता रहेगा आपको। ये है कि जैसे कि होमर ने काफी संवेदनशीलता की बात लगभग 2000 या 3000 साल पहले करी है। 2000 नहीं, 3000 2000 सर 3000 साल पहले की है। तो सर जैसे कि कुछ प्रथाएं, जैसे कि सती प्रथा हो गया, चाहे जो गुलाम की प्रथा थी, मजदूरी, जो बधवा मजदूरी जैसी समस्याएं थी, वो समस्याएं थी, तो उसके लिए जो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि वो उस समय उचित था, उस समय के लिए सही था, उस समय के हिसाब से सही था। तो क्या सर ये, लेकिन होमर एक तरफ इतना पहले सर संवेदनाओं की बात करता है, तो क्या सर इसको हम कह सकते हैं कि उस समय समाज इसको समझने लायक नहीं था, कि फिर ये तर्क ही गलत है? नहीं शबीर, ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी क्रिएटिव माइंड होगा, वो किसी भी ऐसी प्रथा का पक्षधर नहीं दिखाई देगा। अपवाद में कोई दिखाई दे तो दे, जो क्या है मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती, या जो मनुष्य की आज़ादी को क्या करती है, बांधती है, मतलब जो है उसे जो है जंजीरों में जकड़ती है, वो उसका पक्षधर नहीं होता है। होमर अपने समय में जो जिस त्रासदी को दिखा रहा है, वो ट्रेजिक काव्य है। वो दिखा रहा है कि जो है ट्रॉय जो है किस तरह से जो है नष्ट हो रहा है और एक सभ्यता कैसे नष्ट हो रही है, लेकिन कहा ना कि वो कारण भी बता रहा है कि क्यों नष्ट हो रही है। आताताई इतने बढ़ गए थे, अत्याचार इतना बढ़ गया था, और जिस तरह से पुरुषों के साथ स्त्रियों के साथ होता था, तो इतिहास क्या है, एक तरह से ये एक मैसेज दे रहा है होमर आने वाली पीढ़ी को, अपने कंटेम्प्रेरी एज के जो है लोगों को, कि देखो भाई फ्यूचर को, जैसे कि वो दिशा दे रहा है कि अगर तुम चेत करके नहीं रहे, अगर तुम एक अच्छे मनुष्य की तरह नहीं रहे, तुमने अगर इस तरह का कुकृत्य किया, तो एक दिन ऐसा भी होगा जब तुम्हारी सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सभ्यताएं भी परमानेंट नहीं है, मनुष्य का जीवन भी परमानेंट नहीं है। तो अगर ये है तो इसमें कुछ क्रिएटिव करो, या ऐसा हो जिससे जीवन सुखी हो, सबका सुखी हो, केवल अपने बारे में ना सोचो, इत्यादि इत्यादि। आप पढ़ेंगे उस कृति को तो और अच्छा लगेगा। पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेखक इसीलिए जान नहीं गए। बहुत सारे लोग रहे होंगे, लाखों लोग रहे होंगे, और भी बहुत से लोग लिखते थे, लेकिन हम होमर को क्यों जानते हैं, या हम अरस्तु या प्लेटो को क्यों पढ़ते हैं? भाई ज्ञान की सभी शाखाओं में आबाद गति या गुलामी सबसे बड़ी दास्ता है। जब ये पहली बार कहा गया होगा, तो आप सोचिए कि उसने समाज में कौन सी खलबली मचाई होगी, है ना। तो और किसी को कुछ पूछना है? आप में से किसी का कोई सवाल? जल्दी जल्दी बोला करिए, इतना टाइम मत लीजिए। अगर नहीं है तो बता दीजिए कि नहीं है, नहीं सब कुछ ठीक है। नहीं है तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने हमारी क्लास को बेहतर बनाया। आप लोगों से मैं कुछ सीख पाया, और मैंने आप लोगों से बातचीत करते हुए अपनी स्मृतियों को की वापसी तो की ही की,
साथ ही कुछ नया आपने में जोड़ा, तो इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा भी आप इस क्लास में जुड़ें और अपनी जिज्ञासाएं, अपने सवालों के साथ जुड़े। और एक चीज़ और है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र को अगर और कम बोझिल बनाना है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितना डिक्लास कर सकता हूं उतना कर रहा हूं, उतना फिक्शनल इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पर आप तैयारी कर लीजिएगा, जैसे अगली बार आप तैयारी कर लीजिए। अब होमर और होमर के आसपास का या ग्रीक लिटरेचर का इतिहास या सोफोक्लेस और अरस्तु, प्लेटो और उन सुकरात इत्यादि के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ये दिलचस्प होगा। गूगल पे जाइए, सर्च करिए, विकिपीडिया पे देखिए कि होमर की तस्वीर कैसी है, वो जो मूर्ति है होमर की, उसको देख के भी आपको होमर को देखने जैसा ही एक कहते हैं ना कि वैसी ही प्रसन्नता मिलेगी। अरस्तु को देखिए और प्लेटो को देखिए, उन पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उनको सुनिए, उनके बारे में जानिए, तो सच मानिए कि आपके अंदर दिलचस्पी भी बनेगी और आप इस विषय के बहुत नजदीक आते चले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।